हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी का पेपर। यहां पे आप देख सकते हैं कोड है 302 बीबीडी। हर जगह यही पेपर वायरल हो रहा है। एक एक क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए चलते हैं खंड का की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे जो है पहले प्रश्न में है और 5 ही दूसरे में है। तो पहला प्रश्न क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। तो आपको बता देते हैं इसका सही जवाब है 1903 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। सेकंड है, कल्पवृक्ष के लेखक हैं। तो कल्पवृक्ष के जो लेखक हैं आपको बता दूं वासुदेव शरण अग्रवाल बिल्कुल सही है। जितने बच्चों का पेपर है तैयार कर लीजिए, जितने बच्चे पेपर दे के आए फटाफट से आंसर चेक कर लीजिए। थर्ड क्या दिया गया है, गोदान किस विधा की रचना है। तो आपको बता दें गोदान आपकी उपन्यास विधा की रचना है। तो दिया है विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो आपको बता दूं चौथे का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ललित निबंधकार। इसके साथ पांचवा दिया है, क्या कहते हैं, शंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। तो आपको बता देता हूं ऐतिहासिकता जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है। क्या है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो आपके चंद्रबरदाई हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड है, कबीर दास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो आपको बता दूं ज्ञानाश्रय काव्य धारा के कवि हैं हमारे कबीर दास जी। हमारे पास है कामायनी रचना है। तो आपको ही पता है कामायनी रचना है तो किस युग की है, किस काल की है। तो आपको सही जवाब क्या है, छायावाद काल की हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे दिया चौथा, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है। तो आपको बता दूं मुक्ति बोध की ये रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसी के साथ में 10वां है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है रीति काल को। तो इसी के साथ में प्रश्न 1 प्रश्न 2 हमने कर लिए। इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पे दिया गया है, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम लिखिए। तो आपको बता दूं राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। और लेखक की अगर बात करूं तो इसके वासुदेव शरण अग्रवाल क्या हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो हो चुका है। इसी के साथ सेकंड हमको क्या दिया है, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। तो आपको बता देता हूं इसका सही जवाब है अमूल्य निधियां जो हैं। ठीक है, अमूल्य निधियां क्या है हमारे पास, अमूल्य निधियां मतलब बहुत सारी महंगी महंगी चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं जिनका जो मूल्य है वो लगा पाना संभव नहीं है। इसी के साथ थर्ड है, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो इनकी जो अमूल्य निधियां हैं इन्हीं के कारण धरती को क्या कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। चौथा है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। ठीक है, किसने सजाया है, नदियों ने सजाया है। इसके बाद रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करनी है तो आप यहाँ पे पढ़ करके कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो अथवा करके हमारा प्रश्न दिया गया है उसको भी फटाफट से मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है किसका हमको गद्यांश लिखना है। ठीक है, तो ये मतलब किस चैप्टर से दिया गया है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो आपको फटाफट से कमेंट करके बताइए, भाषा और आधुनिकता। नाम क्या है, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, भाषा और आधुनिकता पाठ से हमारा ये जो है लिया गया है। और इसके जो अगर लेखक की बात करें तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी जो हैं वो इसके क्या हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसी के साथ क्या रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप कर सकते हैं, देश विदेश की बातें यहाँ बताई गई हैं, काम चलाऊ चीजें बताई गई, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। शब्द क्या है, भाषा के लिए उसका क्या महत्व है। तो आपको बता देता हूं कि भाषा की साधारण इकाई जो है वो हमारी क्या है, शब्द है। भाषा की साधारण इकाई, ठीक है, भाषा की साधारण इकाई हमारी क्या है, शब्द हो जाएगा। इसी के साथ में अगला हमको क्या दिया गया है कि नवीन और अनायास शब्दों का विलोम लिखना है। तो नवीन का विलोम क्या हो जाता है हमारे पास में, प्राचीन हो जाता है। नवीन का क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राचीन हो जाएगा। और अनायास का क्या हो जाएगा, तो अनायास का आपको बता देता हूं हमारे पास में जो जवाब है वो हो जाएगा सायास। क्या हो जाएगा,
सायास। ठीक है, अनायास का क्या हो जाएगा? सायास हो जाएगा। इसके साथ ही दुरूह अथवा अविकृत शब्दों का अर्थ हमको लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा हमारे पास में। दुरूह का मतलब हो जाएगा कठिन या मुश्किल। क्या हो जाएगा हमारे पास में? कठिन, ठीक है, या क्या हो जाएगा? मुश्किल। और अविकृत का अगर बात करें तो अविकृत का हो जाएगा अपरिवर्तित या मूल रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूल रूप में या अपरिवर्तित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया गया कि पद्यांश है, इसको पढ़ करके हमें अपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पे क्या है? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस चैप्टर से दिया हुआ, तो आपको बता दें कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। किससे लिया गया है? कामायनी जो हमारा महाकाव्य है उसके जो श्रद्धा सर्ग है वहां से इसको लिया गया है। और लेखक की अगर बात करें तो लेखक कौन हो जाते हैं? जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हमारे हो जाते हैं। इसी के साथ कविता में किसके रूप का वर्णन है? तो आपको बता देता हूं कि कविता में श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य और रूप का वर्णन है। ठीक है, किसके? श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य और रूप का वर्णन है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे जो जवाब है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा के अत्यंत चमकदार, आकर्षक और सुंदर, ठीक है, रूप से है, जो नीले वस्त्रों में बिजली की तरह चमक रहा है। इसके बाद क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर सकते हैं यहाँ पे पढ़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। इसके साथ में यहाँ पे क्या है? अलंकार। तो अलंकार आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हमारे 2 अलंकार यूज हुए हैं। एक तो उपमा अलंकार है, जहां उपमेय में उपमान की क्या होती है? तुलना होती है। दूसरा क्या है? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? निर्जीव चीज को सजीव चीज की तरह दिखाया जाता है। तो इसी के साथ में 4th का जो अथवा वाला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हमको दिया गया है। तो क्या है? आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नरके करो में वार विद्युत भाप के, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यावधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारे पास दिया गया है। तो आपको बता देता हूं, इसके जो चैप्टर का नाम है वो है आज की दुनिया। ठीक है, इसका चैप्टर क्या है? आज की दुनिया। इसी के साथ में अगर इनके लेखक की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाता है। क्या हो जाता है? सुमित्रा नंदन पंत हो जाता है। सेकंड हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? आज के मनुष्य ने किस किस पर विजय प्राप्त कर ली है? आज के समय में मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, जिसमें जल, विद्युत, भाप और पवन, ताप आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है? जवाब हो जाता है। देखिए, पवन का ताप, ठीक है, जल, सारी चीजें, भाप, यहाँ सब कुछ दिया है। पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ में क्या है? 3rd प्रश्न, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है? तो मनुष्य के हुक्म पर। ठीक है, किसके हुक्म पर? मनुष्य के हुक्म पर। ठीक है, जो ताप है या जो भी चीजें हैं वो चढ़ती उतरती हैं। 4th है, सिंधु गिरी और सरिता को कौन लांघ सकता है? तो मनुष्य सिंधु गिरी और सरिता को एक समान लांघ सकता है। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो आप आसानी से समझ गए होंगे और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ में प्रश्न नंबर 5 हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? कहते हैं कि आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हरिशंकर परसाई है, APJ अब्दुल कलाम है। तो सारे मैंने करा रखे हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं लेनी है। प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, एक एक के आंसर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। तो सेम है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा। एनिमेशन वीडियो के थ्रू, डायरेक्ट और हर तरीके से मैंने करा रखा है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ में हमारे पास क्या आ जाता है? कहानी। तो यहाँ पे बहादुर और पंचलाइट कहानी आई है जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्रुव यात्रा, जिनको याद, ध्रुव यात्रा लिख दीजिए, सबका अलग अलग होता है। खंड काव्य की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है? मुक्ति यज्ञ हो गया, सत्य की जीत हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ बच्चों ने सत्य की जीत किया है। आपके यहाँ कौन सा आता है? कमेंट करके बताइए।
ठीक है। इसी के साथ चलते हैं खंड खा की तरफ। तो इसी के साथ में खंड खा हमको दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हमको क्या करना है, अनुवाद लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा किस चैप्टर का है, मदन मोहन मालवीय चैप्टर का है। किसका है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय चैप्टर का ये हमको दिया गया है। आपको इसमें पता ही है कि मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसको बनवाया था। तो सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमको दी गई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ श्री मालवीय दिया हुआ है तो पहचान भी आप सकते हैं। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो दिया है आग वलक के करके दिया गया है। तो आपको बता देते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये सुधाखंड या सुभाषिता रत्न से लिया गया है, ठीक है। किससे है, या तो सुधाखंड से है, ठीक है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं सुभाषिता रत्न, ठीक है। तो इन दो में से किसी एक का आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के, ठीक है, मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया है। इसी तरीके से आप दूसरे का भी लिख सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्या है, मुहावरों में से किसी एक का अर्थ हमको लिखना होता है। तो अक्ल पर पर्दा पड़ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हट या भ्रम से सही गलत की पहचान ना कर पाना या समझ खो देना। दूसरा क्या है, कान भरना, तो कान भरने का मतलब क्या होता है, चुगली करना, खून खौलना, क्रोध आना, दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना। सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपठित गद्यांश की बात करें तो आपठित गद्यांश मैं आप पे ही छोड़ता हूं, क्योंकि इससे क्या है कि पेपर में जब आप आएगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो इसी के साथ बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्या कहते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मनोज और मनोग दिया हुआ है, तो आपको बता देता हूं कि जो इसका सही जवाब है वो आपका हो जाएगा कामदेव और सुंदर। इसी के साथ में दूसरा क्या है, स्वर्ण और स्वर्ण दिया हुआ है। तो आपको बता दें, स्वर्ण का मतलब हमारे पास क्या होता है, सोना होता है। सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। इसी के साथ में 11th का खा क्या है कि एक शब्द के दो सही अर्थ हमें बताने हैं। तो आपको बता देता हूं कि अर्क है, तो अर्क का मतलब होता है सूर्य या रस, ठीक है, सूर्य या रस। जड़ है तो एक तो पेड़ का जड़ होता है, ठीक है, एक क्या होता है, पेड़ की जड़ हो जाता है, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास मूर्ख हो जाता है, ठीक है। चपला की बात करें तो चालाक स्त्री एक होता है और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, बिजली हो जाता है, ठीक है, बिजली और चालाक स्त्री, ठीक है। मधु की बात करें तो मधु का मतलब क्या होता है, एक तो शहद होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में, शराब हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा गा पार्ट क्या दिया गया है, कहते हैं वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करना है जिसका कोई रक्षक ना हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। वही सेकंड है, जो नष्ट होने वाला हो, तो नष्ट होने वाला हो तो इसका क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जवाब हो जाते हैं। चलते 11th के घा की तरफ। तो इसमें क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध करना है। वह नदी को गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वह नदी पर गया। राजा घोड़े से सवार हो गया, राजा घोड़े पर तैयार हो गया या पर सवार हो गया। थर्ड है, उसे हानि लाभ की चिंता नहीं, तो इसका क्या होगा, उससे हानि, हानि गलत लिखा है, हानि यहाँ ऐसे होगा, ठीक है, ये गलती है। और राम के ही पिता भक्ति अनुकरणीय है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ में 11वां प्रश्न हो जाता है। वह प्रश्न है, करुण रस और वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा देते हुए हमें लिखना है। तो करुण रस में आपको पता ही है कि मणि खोई भुजंग से जन्नी फनसा पटक रही थी, सी संधि आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और वियोग श्रृंगार में एक प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का, ठीक है, जो वर्णन है वो किया जाता है। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार जहां उपमेय की उपमान से रंग रूप गुण आदि के आधार पर तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में संभावना की जाए तथा जनो जानो मनो मानो आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा का उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, और वहीं पे हमारे उत्प्रेक्षा का उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने घात मानो नीलमन सैल पर आतप पर्य प्रभात। दोहा और सोठा आता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं 13वें प्रश्न पे। क्या है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए
ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक अधिकारी को पत्र और प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखने के लिए दिया गया है। वैसे बेसिकली अधिकतर तो आपका सफाई के लिए आता है, ठीक है। और इसके बाद निबंध की बात करते हैं तो बाढ़ की समस्या, पर्यावरण असंतुलन, भारतीय कृषक, नई शिक्षा और नारी शिक्षा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं। मैंने आपको 5 निबंध कराए हैं, उन्हीं 5 को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पेपर में जरूर आएगा। तो ये है आपका क्लास 12th का प्री बोर्ड पेपर जो कि पूरा कंप्लीट कर लिया। कितना आपका सही है कमेंट करके बताइए, या जिनका कल पेपर है तो आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इंग्लिश के पेपर के पूरे सॉल्यूशन के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।